नमस्कार। आज आप में से कुछ लोग आश्चर्यचकित जरूर होंगे कि एग्रीकल्चर लैंड के सेल पर जो प्रॉफिट होता है वो तो इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है। फिर मैं ऐसी कौन सी बात बताने जा रहा हूं जो नई है। मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सारे एग्रीकल्चर लैंड सेल करने पर जो उनसे प्रॉफिट होता है वो टैक्स से एग्जम्प्ट नहीं है। मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 4 तरीके बताऊंगा, 4 प्रावधान बताऊंगा जिनको यूज करके आप अपने इनकम टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस कर पाएंगे और यदि चाहेंगे तो जीरो भी कर सकते हैं। लेकिन उन तरीकों को बताने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद यदि आपको लगता है कि आप मेरे आने वाले वीडियो को देखना चाहेंगे या जो ऑलरेडी पब्लिश वीडियो हैं उन पर भी नजर डालना चाहेंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम उस धारणा को दूर करने की कोशिश करते हैं जो लोग ये मानते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड के सेल पर जो प्रॉफिट होगा वो इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होगा। मैं बता देना चाहूंगा कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 214 में कैपिटल असेट को डिफाइन किया गया है। उस कैपिटल असेट के सेल पर जो प्रॉफिट होता है वो अंडर द हेड कैपिटल गेन टैक्स होता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। यदि एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आएगी तो उसके सेल पर जो प्रॉफिट होगा वो अंडर द हेड कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। तो वो कौन सी एग्रीकल्चर लैंड है? यदि कोई म्यूनिसिपैलिटी है या कैंटोनमेंट बोर्ड है, उनकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है और ये एग्रीकल्चर लैंड उनकी लोकल लिमिट के अंदर आती है तो ये कैपिटल असेट है। यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि म्यूनिसिपैलिटी को सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी नाम से जानने से गलती मत कीजिए। उसको आप चाहे कोई भी नाम दीजिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दीजिए, आप टाउन एरिया कमेटी दे दीजिए, आपको नगर पंचायत कह लीजिए, कैंटोनमेंट बोर्ड। यदि उनकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है तो उसके लिमिट में जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल असेट है। इसके बाद यदि म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा और 1 लाख तक है तो एग्रीकल्चर लैंड यदि उनकी लोकल लिमिट से विद इन 2 किलोमीटर में सिचुएटेड है तो भी वो कैपिटल असेट होगी। यदि म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है और वो एग्रीकल्चर लैंड विद इन 6 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट सिचुएटेड है तो भी वो कैपिटल असेट होगी। यदि म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड का पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है और ये जो एग्रीकल्चर लैंड है विद इन 8 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड लोकेटेड है तो वो भी कैपिटल असेट होगी। आपको ये बात क्लियर कर दूं यहां पर कि जो डिस्टेंस है वो एरियल डिस्टेंस लोकल लिमिट से मेजर की जाएगी। दूसरी बात ये भी क्लियर कर दूं कि जो पॉपुलेशन की बात है ये पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होगी जो लास्ट सेंसस हुई है, प्रेसिडेंट सेंसस, और जिसके डाटा पब्लिश हो चुके हैं और वो डाटा आपको 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप लैंड को सेल कर रहे हैं उस वक्त अवेलेबल है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैपिटल असेट है और यदि कैपिटल असेट है इनका ट्रांसफर होगा तो सेक्शन 45 इनकम टैक्स एक्ट का कहता है कि जो प्रॉफिट होगा सेल पर कैपिटल असेट का, यहां पर एग्रीकल्चर लैंड है,
वो उस फाइनेंशियल ईयर में इनकम टैक्स के लिए चार्ज होगा जिस फाइनेंशियल ईयर में उसको सेल या ट्रांसफर किया गया है। अब मैं आपसे बात करूंगा 4 कानूनी तरीकों की जिनको यूज करके आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस कर पाएंगे या जीरो कर पाएंगे। सबसे पहला तरीका, आप यदि एग्रीकल्चर लैंड को रिसेंटली परचेज किए हैं और उसको सेल करना चाह रहे हैं, तो यदि विदिन 24 मंथ आप उसको सेल कर देंगे तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा जो प्रॉफिट होगा, और यदि बियॉन्ड 24 मंथ आप इसको सेल करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो प्रॉफिट होगा वो माना जाएगा। तो यदि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल की जगह टाइम को डिले करके सेल का लॉन्ग टर्म के पीरियड में यदि अपनी लैंड को सेल करेंगे तो आपको उससे क्या फायदा होगा? पहला फायदा, यदि आप हाईएस्ट टैक्स रेट में, आपको पता है कि आपकी टोटल इनकम के बेस पे टैक्स रेट डिटरमाइन होते हैं 5% to 30%। तो यदि आप हाईएस्ट टैक्स रेट पे 30% में है तो आपको यदि विदिन 24 मंथ आपने बेच दिया तो आपको हाईएस्ट टैक्स रेट 30% लगेगा। लेकिन यदि आपने 24 मंथ के बाद सेल किया तो आपको 20% टैक्स लगेगा कैपिटल गेन पर अंडर सेक्शन 112। पहला फायदा ये हुआ। दूसरा फायदा, जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप कंप्यूट करते हैं तो जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है उसमें से आपको 3 डिडक्शन मिलते हैं। एक, जो उस लैंड को ट्रांसफर करने के लिए आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर किए। दूसरा, जो लैंड की परचेस कास्ट है वो। और तीसरा, यदि आपने उसमें कोई इंप्रूवमेंट किए हैं तो उसकी कास्ट। और उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है, वो है कास्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का। सो आपकी जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है उसमें से पहले डिडक्शन में कोई अंतर नहीं होगा। जो ट्रांसफर के लिए जो आप एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं उनका डिडक्शन मिलेगा, लेकिन जो परचेज की कास्ट है उस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा प्राइस राइज के हिसाब से। और उसी तरह से यदि आपने इंप्रूवमेंट किया उस लैंड के अंदर तो उसको उस पर भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो जब आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कंप्यूट होगा नेट, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कम होगा। तो आपको क्या 2 फायदे मिले? एक तो यदि आप हायर टैक्स रेट में हैं तो 20% टैक्स रेट पे आ जाएंगे। दूसरा, आपका जो इनकम है कैपिटल गेन की वो भी कम हो जाएगी इंडेक्स कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और इंडेक्स कास्ट ऑफ इक्विशन के कारण। इसके बाद हम चलते हैं दूसरा तरीका जानने के लिए। यदि आप एग्रीकल्चर लैंड को सेल करके उसे जो कैपिटल गेन हुआ उसको नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। लेकिन आप एक गलतफहमी में मत रहिएगा। ये एग्रीकल्चर लैंड वही होगी जिस पे सेक्शन 54B के अंदर एग्जम्पशन मिलेगा। जो एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर की डेट के विदिन 2 ईयर, पहले 2 सालों में एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हुई है, और वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज या तो उस इंडिविजुअल ने की है जो सेल कर रहा है, या उसके पेरेंट ने की है, या यदि एचयूएफ की प्रॉपर्टी तो एचयूएफ की लैंड है तो एचयूएफ ने की है, तभी आपको सेक्शन 54B के अंदर एग्जम्पशन मिलेगा। यदि एग्रीकल्चर लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए विदिन 2 इयर्स यूज नहीं हुई है, या आपने खुद ने
उसको एग्रीकल्चर नहीं किया या आपके पेरेंट ने नहीं किया, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यदि आपको जो कैपिटल गेन हुआ एलिजिबल एग्रीकल्चर लैंड पर, उस कैपिटल गेन को यदि आप विद इन 2 इयर्स नई एग्रीकल्चर लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होती है होने वाली, उसको परचेज कर लेंगे, तो पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि आपने उसमें लगा दिया तो पूरी तरह से कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा, और यदि पार्ट लगाया तो पार्ट पे आपको इनकम टैक्स देना होगा। हम दूसरे रास्ते पर चलते हैं, दूसरे तरीके पर चलते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 54 EC है, उसके अंदर कुछ बॉन्ड्स स्पेसिफाइड किए गए हैं। यदि उन बॉन्ड्स में आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आपका एग्रीकल्चर लैंड से हो रहा है उसको इन्वेस्टमेंट कर देते हैं विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सेल और ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, तो आपको कैपिटल गेन से एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन उसका अमाउंट लिमिटेड होगा। आप बॉन्ड में कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, लेकिन आपको जो एग्जम्पशन मिलेगा वो मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ ₹50 लाख होगा। किन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना होगा वो भी प्रिस्क्राइब्ड है, वो स्पेसिफाइड बॉन्ड। पहला है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इशू किया गया बॉन्ड जिसका लॉक इन पीरियड 5 इयर्स है। दूसरा बॉन्ड भी 5 इयर्स लॉक इन पीरियड का है जो REC लिमिटेड द्वारा इशू किए जाते हैं। और इसके अलावा यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई दूसरे बॉन्ड नोटिफाइड कर देती है तो उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करके और आप एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ₹50 लाख तक का एग्जम्पशन कैपिटल गेन से क्लेम कर सकते हैं। लास्ट मेथड सेक्शन 54F है। यदि आप एग्रीकल्चर लैंड को सेल करके उससे जो नेट कंसिडरेशन हुआ है, नेट कंसिडरेशन का मतलब जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है उसमें से सिर्फ ट्रांसफर के एक्सपेंसेस कम होंगे, आपकी लैंड कास्ट या इंप्रूवमेंट कास्ट कम नहीं होगी। उस नेट कंसिडरेशन को यदि आप रेजिडेंशियल हाउस में के परचेज करने में लगा देते हैं, वो फ्लैट हो सकता है, वो विला हो सकती है, वो बंगला हो सकता है, लेकिन आपको सेक्शन 54 की कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। ये नेट कंसिडरेशन आपको यदि परचेज करना है रेजिडेंशियल हाउस तो विद इन 1 ईयर, पहले भी कर सकते हैं आप, आपके एग्रीकल्चर लैंड के डेट के सेल के 1 साल पहले भी कर सकते हैं और 2 साल बाद तक भी कर सकते हैं। यदि आप परचेज नहीं कर सकते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं विद इन 3 इयर्स। तो यदि आपने पूरा नेट कंसिडरेशन रेजिडेंशियल हाउस के परचेज में लगा दिया तो आपको कोई कैपिटल गेन नहीं देना होगा। यदि पार्ट लगाया तो प्रोपोर्शनल डिडक्शन आपको मिल जाएगा। जाते जाते मैं ये बता देना जरूरी समझता हूं कि हमने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की बात कही, हमने इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन की बात कही, हमने इंडेक्स कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात कही। तो ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, इंडेक्स कास्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, इसको समझना जरूरी होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आने के लिए। मैंने एक सेपरेट वीडियो इस पर पब्लिश किया है, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वॉच कर लीजिए तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कंपटीशन आ जाएगा। इसके बाद हमने बात कही है सेक्शन 54B की, हमने बात कही है सेक्शन 54EC की, और हमने बात कही है सेक्शन 54F की। उनका जो एग्जम्पशन है वो सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस है। इन तीनों सेक्शन पे मेरे सेपरेट वीडियोस पब्लिश हो चुके हैं, मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक को शेयर कर दूंगा, आप उनको वॉच कर लीजिए तो आपको आसान हो जाएगा कि कौन सा तरीका आपको अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज करना है।
यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने लाइकिंग जरूर शेयर कर दीजिए, और यदि आपको लगता है कि वीडियो आपके जान पहचान वालों के लिए उपयोग हो सकता है तो उनको भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।